फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समुदाय संगठन एवं मोबिलाइजेशन की जो थ्योरी को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं संगठन का आशय। तो देखिए, संगठन का अभिप्राय समान उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित है। संगठन दरअसल व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो अपने समान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनी संस्था के संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों में इस प्रकार संबंध स्थापित करता है ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके। दूसरे शब्दों में, दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से एक स्थान पर एकत्र हों, उन्हें भी संगठन की संज्ञा दी जा सकती है। अब यहाँ पर हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है, उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लुईस एलन के अनुसार उन्होंने समुदाय संगठन की क्या परिभाषा बताई है। तो देखो, लुईस एलन के अनुसार संगठन वह प्रक्रिया है जो कार्य को समझने तथा वर्गीकरण करने, अधिकार के अंतरण को परिभाषित करने तथा मनुष्यों में अत्यधिक कार्य कुशलता के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए संबंध स्थापित करता है। थियो मैनन ने सामुदायिक संगठन की क्या परिभाषा बताई है, उसको देखते हैं। संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकार एवं संबंधों को निश्चित किया जाता है। विलियम आर स्प्रीगल के मतानुसार हम सामुदायिक संगठन की परिभाषा देखते हैं। देखो, विलियम आर स्प्रीगल ने क्या कहा था, व्यापक दृष्टि से संगठन उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव, मशीन तथा माल को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सिद्धांत प्रयुक्त किए जाते हैं। हैने के मतानुसार किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। उर्विक ने सामुदायिक संगठन की क्या परिभाषा दी है, इसको देखते हैं। देखो, उर्विक ने कहा है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए इसका निर्धारण करना एवं क्रियाओं को व्यक्तियों में आवंटित करना ही संगठन है। अब आगे हम देखते हैं संगठन प्रक्रिया के चरण। संगठन प्रक्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं उसको देखते हैं। देखिए, इसमें वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठन प्रक्रिया में कुछ कदमों की श्रृंखला को ध्यान में रखना आवश्यक होता है तथा इसी के अनुसार संगठन प्रक्रिया के निम्न चरण या कदम होते हैं। तो संगठन प्रक्रिया के चरण में पहला चरण होता है कार्य की पहचान तथा विभाजन करना। दूसरा चरण होता है विभागीकरण। तीसरा चरण होता है कर्तव्यों का निर्धारण और चौथा चरण होता है रिपोर्टिंग। अब इसमें हम जब पहला चरण जो है कार्य की पहचान या विभाजन, इसको देखते हैं। देखो, संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण पूर्व निर्धारित योजनाओं की पहचान करना तथा कार्य का विभाजन करना होता है। दूसरा चरण होता है विभागीकरण। जब कार्य को छोटी छोटी तथा प्रबंधकीय क्रियाओं में बांट दिया जाता है तो उनमें से जो क्रियाएं समान प्रकृति की होती हैं उनका साथ साथ समूहन किया जाता है। इस प्रकार का निर्धारण विशिष्टीकरण को सरल व स्पष्ट बनाता है। इस समूहबद्ध करने की क्रिया को विभागीकरण कहते हैं। तीसरा चरण होता है कर्तव्यों का निर्धारण। जब एक बार विभागों का निर्माण हो जाता है तो प्रत्येक कार्य एक व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जाता है। इसके उपरांत विभिन्न कार्यों को प्रत्येक विभाग के सदस्यों में उनकी गुणवत्ता और क्षमता के आधार पर बांट दिया जाता है। और इसका चौथा चरण होता है रिपोर्टिंग। यह ज्ञात होना जरूरी है कि कर्मचारी किससे आदेश प्राप्त करते हैं तथा वह किसके प्रति जवाबदेह हैं। इस तरह का स्पष्ट संबंध स्थापन एवं कर्मचारियों को सौंपनिक ढांचा तैयार करने में सहायता करता है तथा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने में भी सहायता देता है। अब हम देखते हैं कुंडज और डोनेल ने संगठन क्रिया के निम्न चरण बताए हैं। सबसे पहले बताए उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना, मोर्चाबंदी नीतियों तथा योजनाओं का निर्माण करना, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाओं का निर्धारण करना, क्रियाओं को अंकित करना और उनका वर्गीकरण करना, क्रियाओं का समूहीकरण करना, प्रत्येक समूह को उसके अध्यक्ष के माध्यम से क्रियाओं के निष्पादन के लिए जरूरी अधिकार देना, समय समय पर इन समूहों के कार्यों की जांच करते रहना तथा यह सुनिश्चित करना कि कार्य निर्धारित योजना के अनुसार किया जा रहा है अथवा नहीं।
आगे हम देखते हैं संगठन के उद्देश्य। अब संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो देखो, किसी भी संगठन के निर्माण के लिए निम्न उद्देश्य होते हैं। पहला होता है कार्यदक्षता में वृद्धि। देखो, पहला था कार्यदक्षता में वृद्धि। देखो, सुव्यवस्थित संगठन के माध्यम से भिन्न प्रकार के कुशलता प्राप्त व्यक्तियों से उनकी योग्यता के अनुसार कार्य कराने पर संगठन की कार्यदक्षता में वृद्धि होती है। दूसरा था न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। देखो, किसी कार्य को संगठन के माध्यम से करने के दौरान कार्यदक्षता में वृद्धि के साथ उस कार्य की लागत तथा श्रम व समय में भी बचत होती है, जिससे संगठन को अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। अगला तीसरा था समय की बचत। देखो, संगठन में कार्यों के युक्तिपूर्ण बंटवारे से कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि होने के साथ ही समय की बचत होती है, जिससे संगठन अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति निर्धारित समय में ही कर सकते हैं। चौथा था समन्वय, कोऑर्डिनेशन। देखो, किसी भी संस्थान के अंदर संगठन के माध्यम से कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित कर उनसे दक्षतापूर्ण कार्य लिया जाता है, जिससे संगठन में भाईचारा एवं समन्वय की भावना बनी रहती है। पांचवा है कार्यों का वर्गीकरण। संगठन के अंतर्गत विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को उस क्षेत्र से संबंधित कार्य प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे अपनी कुशलता का उपयोग करते हुए संगठन के कार्यों में गुणवत्ता के साथ संपन्न करते हैं।